जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल द इंडियन सोल। और मेरा नाम है शुभो और आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो रिसेंट न्यूज़ आया है कि मणिपुर के ऊपर प्रेसिडेंट रूल इम्पोज हो चुका है। और ये प्रेसिडेंट्स रूल क्यों इम्पोज हुआ, मणिपुर के अंदर क्या क्राइसिस चल रहा था, कितने दिन से चल रहा था, ये क्राइसिस चलते हुए कैसे मणिपुर के जो सीएम थे बीरेन सिंह, उन्होंने रिज़ाइन किया और उसके बाद कैसे प्रेसिडेंट रूल इम्पोज हुआ और प्रेसिडेंट्स रूल होता क्या है, ये सारे चीज़ के ऊपर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जो रिसेंट न्यूज़ है उसको देख लेते हैं। रिसेंट न्यूज़ क्या है? द इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल इन मणिपुर इज द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन ए लॉन्ग स्टैंडिंग क्राइसिस दैट हैज़ ग्रिप्ड द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। यानी पिछले लगभग 2 साल के आसपास मणिपुर के अंदर, मतलब 2023 के मई महीने से शुरू हुआ था, लगभग 2 साल के आसपास हो गया। तो इतने दिनों से मणिपुर के अंदर जो क्राइसिस चल रहा था उसको देखते हुए लास्ट में क्या होता है, लास्ट में कुछ दिन पहले मणिपुर के अंदर जो सीएम है बीरेन सिंह, उन्होंने रिजाइन कर देता है और मणिपुर के जो गवर्नर थे उन्होंने प्रेसिडेंट के पास प्रेसिडेंट रूल की डिमांड करते हैं। तो उसके बाद रिसेंट न्यूज़ आया है कि मणिपुर के अंदर जो प्रेसिडेंट रूल है वो इम्पोज हो चुका है। तो इसका आज के टाइम में मणिपुर प्रेसिडेंट रूल के अंडर है। तो मणिपुर का जो क्राइसिस है इसके बैकग्राउंड को ब्रीफली समझ लेते हैं। मणिपुर के अंदर जो लोग रहते हैं उनमें से एक कम्युनिटी होता है मैतेई। तो ये लोग, मणिपुर के जो पॉपुलेशन है उनके पॉपुलेशन का लगभग मान लीजिए 51 से 55% के आसपास इनका पॉपुलेशन है। ये लोग जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है और ये लोग हिंदू है। सारे लोग कहाँ रहते हैं? ये जो मणिपुर स्टेट मैप में अगर देखें, मणिपुर के बीच में ये जो लाल वाला एरिया हमने मार्क किया है, ये है मणिपुर इम्फाल वैली। तो इस वैली के अंदर ये सारे 51 से 55% लोग इस वैली के अंदर रहते हैं। और ये जो वैली है, ये वैली का जो साइज है, ये टोटल मणिपुर के जो साइज है उसका 10% है। ठीक है। तो बाकी जो एरिया है, बाकी ये वाला एरिया जो है, ये वैली छोड़ के जो पहाड़ी एरिया है, जो हिली एरियाज है, ये है 90% मणिपुर के टोटल 90% एरिया। तो अब मैती छोड़ के बाकी क्या जो कम्युनिटी मणिपुर के अंदर रहते हैं उनमें से जो कुकी, जो कि सबसे फिलहाल के टाइम में सबसे फेमस है कुकी, फिर नागा लोग, ठीक है, ये सारे और बहुत सारे ट्राइबल, ये भी ट्राइब है सब। तो ये सारे लोग मणिपुर के अंदर रहते हैं। तो ये लोग टोटल मणिपुर के पॉपुलेशन के मान लीजिए 45% के आसपास इनका पॉपुलेशन है मणिपुर के अंदर। ठीक है। और ये लोग क्या है, ये लोग एसटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, मतलब इनके पास शेड्यूल ट्राइब जो स्टेटस है इनके पास है। और तो हो गया, इन लोगों का शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस इनको है। और ये लोग क्रिश्चियन है, ज़्यादातर क्रिश्चियन है। ठीक है यार। ये लोग कहाँ रहते हैं? ये जो 90% हिली एरियाज है, जो पहाड़ी एरियाज है, यहाँ पे ये लोग रहते हैं। ठीक है। तो मतलब हमने क्या देखा, जो मणिपुर के अंदर जो 45% पॉपुलेशन है, यानी कुकी, जो नागा, ये जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, ये 90% एरिया में मणिपुर के अंदर रहते हैं। और 51% जो पॉपुलेशन है जो कि मैतियों का है, वो कहाँ पे, वो 10% एरिया में रहते हैं। तो ये जो 90% एरिया है, जो हिली एरियाज है, ये शेड्यूल ट्राइब लोगों के लिए रिजर्व है। मतलब इस एरिया पे, इस हिली एरिया पे मैती लोग अपना ज़मीन नहीं खरीद सकता है, कोई बिजनेस नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे वो लोग रह नहीं सकता है। मतलब उनको इसी जो वैली एरिया है, 10% एरिया है, इसी में ही रहना है। ठीक है। बाकी 90% एरिया शेड्यूल ट्राइब के लिए, मतलब कुकी, नागा और बाकी सब ट्राइबल लोग जो है उनके लिए फिक्स एलोकेशन कर दिया है। ठीक है। क्योंकि उनके पास ट्राइबल एरिया का जो सर्टिफिकेशन है वो है और ये लोग सब ट्राइबल है। ठीक है। तो इसके चलते हुए बहुत दिनों से ये मैती लोग बोल रहे थे कि हम भी शेड्यूल ट्राइब के अंदर आते हैं, हमें भी शेड्यूल ट्राइब स्टेटस दिया जाना चाहिए। ठीक है। तो ये इसके ऊपर बहुत दिनों से, बहुत सालों से चर्चा हो रहा था। तो लास्ट में क्या हुआ, मई महीने में 2023 में क्या हुआ, इम्फाल मणिपुर के अंदर जो हाई कोर्ट है, उन्होंने इस मैती कम्युनिटी को शेड्यूल ट्राइब स्टेटस दे दिया। तो मेन जो क्राइसिस है इसके बाद से चालू हुआ, क्योंकि अगर मैती लोगों को शेड्यूल ट्राइब स्टेटस मिल जाता तो वो लोग जाके पहाड़ में जो 90% एरिया जो कि कुकी, जो नागा ट्राइबल एरिया के अंदर आता है, मतलब उन लोगों के पास जिनके ऊपर सिर्फ उनका ही डिमांड होता था, तो उस जगह पे जाके मैती लोग अब से, अगर शेड्यूल ट्राइब स्टेटस मिल जाता है तो उसी हिली एरिया पे जाके वो लोग अपना ज़मीन खरीद सकता है, अपना बिजनेस कर सकता है, रह सकता है। तो ये चीज़ जो शेड्यूल ट्राइब वाले हैं, मतलब कुकी, नागा और बाकी ट्राइबल जो लोग हैं, उनके लिए फेवरेबल नहीं था, क्योंकि उनके पास 90% एरिया था। अब उस 90% एरिया में वो लोग रहते थे और बाकी 10% एरिया जो मैती के पास रहता था, उसमें जाके वो लोग बिजनेस भी करते थे और 90% एरिया भी उनके पास फिक्सली एलोकेटेड था। तो अब जब 90% एरिया में मैती लोगों का डिमांड आएगा तो ये वो लोग नहीं चाहते थे। वो लोग इसी के चलते हुए कुकी जो और बाकी जो ट्राइबल लोग हैं, उनको ज़्यादातर कुकी लोग मैती लोगों के खिलाफ विरोध करने लगे। और ये जो हाई कोर्ट से जो जजमेंट आया था कि मैती लोगों को जो शेड्यूल ट्राइब स्टेटस दे देना चाहिए, इस जजमेंट का भी विरोध करना चालू कर देते हैं। बाद में धीरे धीरे ये विरोध एक कैओस और क्राइसिस में बदल गया। ठीक है। तो ऐसे शुरू हुआ इसका
मेन जो बैकग्राउंड है अभी मणिपुर के अंदर जो क्राइसिस का, वो बैकग्राउंड यही है, ठीक है। तो अब जाके क्या हुआ, अब ये जब ये क्राइसिस आगे बढ़ता गया, उसमें उस क्राइसिस के चलते हुए मणिपुर के अंदर 250 लोगों की मौत हो गई, 60,000 लोगों को अपने जगह से शिफ्ट करना पड़ा, अपने घर बार छोड़ के दूसरी जगह पे जाके सेटल होना पड़ा। ये सारे चीज़ चल रहा था मणिपुर के अंदर, और ये जो एथनिक वायलेंस है ये दिन पे दिन ज़्यादा होता जा रहा था। तो फिर क्या होता है, ये जब चल रहा था उसके बाद इंडियन आर्मी ने इंटरफेयर किया, वहाँ से पॉलिटिकल इंटरफेरेंस आई, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंटरफेयर किया, असम राइफल ने इंटरफेयर किया। ऐसे करते हुए मणिपुर का जो क्राइसिस है उसको धीरे धीरे कंट्रोल में लाया गया। लेकिन अभी भी आज 2 साल हो गया, लगभग 2 साल हो गया, लेकिन अभी भी मणिपुर के अंदर जो क्राइसिस, जो कैओस चल रहा था, वो पूरा 100% कंट्रोल में आया नहीं है। इनमें से भी कुछ कारण है क्यों नहीं आया। तो इनमें से मेन जो कारण है, तो एक एलिगेशन उठा मणिपुर के अंदर, जो भारतीय जनता पार्टी का, जो बीजेपी पार्टी का जो चीफ मिनिस्टर थे बीरेन सिंह, उनके खिलाफ एक एलिगेशन आया। एलिगेशन क्या था कि उन्होंने मोइती कम्युनिटी जो है उनको ज़्यादा फेवर करते हैं और उनको कॉन्फ्लिक्ट में हेल्प करता है, ठीक है। ऐसा न्यूज़ आया कि उन्होंने ऐसे मोइती कम्युनिटी को हथियार देकर हेल्प करने की कोशिश की कि वो लोग कुकी लोगों को मार के भगा सके। ऐसा एक एलिगेशन आया, मतलब इसका कोई प्रॉपर प्रूफ या एविडेंस नहीं है, लेकिन ये एलिगेशन उनके ऊपर था कि वो लोग, मतलब बीरेन सिंह ने मोइती लोगों को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो इसके चलते हुए उनके खिलाफ अपोजिशन वाले मोर्चा खोल दिया। उन्होंने उनके खिलाफ बोलने लगे कि इनके वजह से ये जो एथनिक वायलेंस हो रहा है ये और भी ज़्यादा तूल पकड़ रहा है, मतलब और भी ज़्यादा आग पकड़ रहा है। ऐसे चलते हुए बीजेपी के अंदर जो बाकी एमएलए भी थे, मतलब जो बीजेपी के पार्टी के ही थे, लेकिन वो लोग भी धीरे धीरे करके बीरेन सिंह के खिलाफ जाने लगे। तो ऐसे जब चलता गया, तो कुछ दिन पहले क्या हुआ, कुछ दिन पहले बीरेन सिंह ने उन्होंने बोला कि हम गवर्नर के पास अपना रेजिग्नेशन दे देते हैं, इसके बाद से हम चीफ मिनिस्टर, मणिपुर के चीफ मिनिस्टर नहीं रहेंगे। तो इससे पहले उन्होंने सेंट्रल जो कमांड थे, मतलब सेंट्रल जो उनके पार्टी का जो सेंट्रल कमांड था, उनके साथ बात भी कर लिया और अपना रेजिग्नेशन दे दिया। तो फाइनली उन्होंने फरवरी 9 को 2025 को, मतलब कुछ दिन पहले, अपना रेजिग्नेशन दे दिया, ठीक है। तो क्योंकि उनको मालूम पड़ गया था कि उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आने वाले हैं और जो वो शायद सर्वाइव ना कर पाए, तो ये सब सोचते हुए उन्होंने दे दिया। और सेंट्रल कमांड से भी शायद कमांड आया था कि आप रेजिग्नेशन डाल दो। तो ये डालने के बाद मणिपुर के अंदर क्या होता है, मणिपुर के अंदर एक स्टेट गवर्नमेंट का वैकेंसी लग जाता है, मतलब वैकेंट हो जाता है। स्टेट गवर्नमेंट का कोई चीफ मिनिस्टर नहीं है, मतलब कोई चीफ मिनिस्टर का चेहरा नहीं है। तो उसके बाद क्या, उसके बाद बीजेपी के पास, मतलब जो रूलिंग पार्टी है मणिपुर के अंदर, वो मेजोरिटी के, उनका जो गवर्नमेंट है, इंडिया गवर्नमेंट, बीजेपी जो इंडिया, बाकी पार्टी मिलकर जो इंडिया गवर्नमेंट फॉर्म होता है, तो बीजेपी के पास मेजोरिटी था। वो चाहते तो अपना एक और सक्सेसर वहाँ पे, मतलब और किसी एमएलए को सीएम बना सकते थे। लेकिन बीजेपी ने क्या हुआ, बीजेपी के अंदर बीजेपी स्ट्रगल टू फाइंड सुइटेबल रिप्लेसमेंट एज द न्यू चीफ मिनिस्टर। मतलब अब मणिपुर के अंदर हालत ऐसा है कि वहाँ पे कोई नया चीफ मिनिस्टर किसको खड़ा कर पाएंगे, मतलब जो चीफ मिनिस्टर जिसको बनाएंगे वो पार्टी, तो वो चीफ मिनिस्टर शायद दोनों कम्युनिटी को एक साथ समझा बुझा के एक जगह पे ला नहीं पाएगा। तो ऐसे कोई सुइटेबल कैंडिडेट बीजेपी को मिला नहीं, मतलब जो रूलिंग पार्टी था उनको, स्टेट गवर्नमेंट था उनको, ऐसे कोई सुइटेबल कैंडिडेट ऐसे मिला नहीं जो इस एथनिकल जो वायलेंस चल रहा है मणिपुर के अंदर उसको संभाल पाए। तो इससे चलते हुए क्या हुआ, तो पॉलिटिकल वैक्यूम आ गया मणिपुर स्टेट गवर्नमेंट के अंदर। तो तब जाके मणिपुर के अंदर जो गवर्नर थे उन्होंने रिकमेंडेशन भेजा, उन्होंने बोला कि कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ गवर्नेंस एंड लॉ एंड ऑर्डर हुआ है मणिपुर के अंदर, इसीलिए वो अभी प्रेसिडेंट रूल की मांग करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से। ये मणिपुर के जो गवर्नर थे उन्होंने ये प्रपोजल दे दिया सेंट्रल गवर्नमेंट को, प्रेसिडेंट को। उन्होंने बोल दिया कि हमें ये प्रेसिडेंट रूल चाहिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कब, फरवरी 13, 2025 को। उन्होंने क्या किया, इंडियन गवर्नमेंट इन्वोक्ड आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिसमिसिंग द मणिपुर गवर्नमेंट एंड प्लेसिंग इट अंडर डायरेक्ट सेंट्रल कंट्रोल। तो फरवरी 13 को 2025 में 9 तारीख को सीएम ने रिजाइन दिया। फरवरी 13 तारीख को क्या हुआ, 13 तारीख को उससे पहले गवर्नर ने सेंट्रल गवर्नमेंट और प्रेसिडेंट को बोले कि रिक्वेस्ट की कि हमें प्रेसिडेंट रूल चाहिए मणिपुर के गवर्नर। तो उसी हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट ने 13 तारीख को क्या बोला, 13 तारीख को उन्होंने आर्टिकल 356 एक्टिव कर दिया मणिपुर के ऊपर, और बोला गया कि मणिपुर के जो गवर्नमेंट है उसको अभी फिलहाल के लिए डिसमिस कर दिया जा रहा है और ये डायरेक्टली मणिपुर सेंट्रल कंट्रोल के अंदर आएंगे, डायरेक्ट मणिपुर के अंदर प्रेसिडेंट्स रूल लागू हो गया, ठीक है। तो अब थोड़ा सा देखेंगे ये जो प्रेसिडेंट्स रूल है जो कि आर्टिकल 356 के अंदर इंडियन भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। क्योंकि ये प्रेसिडेंट्स रूल, ये आर्टिकल 356 होता क्या है और ये कैसे, इसका प्रोसीजर क्या है, मतलब इसको अगर इम्प्लीमेंट यानी इम्पोज
जब किया जाएगा तो इसका प्रोसीड्यूर क्या होगा, तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो आर्टिकल 356 ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक ऐसा आर्टिकल है जो प्रेसिडेंट को, भारत फिलहाल के टाइम में भारत के जो प्रेसिडेंट है वो द्रौपदी मुर्मू जी है, तो प्रेसिडेंट को, तो भारत को प्रेसिडेंट को ये आर्टिकल ये पावर देता है कि अगर उनको लगे कि जब कोई स्टेट ठीक एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार अगर कोई स्टेट परफॉर्म यानी नहीं काम कर रहा है, तो उसी स्टेट का जो शासन भार है वो उसी स्टेट का जो स्टेट गवर्नमेंट होता है उससे उनके हाथ से प्रेसिडेंट अपने हाथ में ले सकता है। ठीक है, तो आर्टिकल 356 यही पावर ये पावर देता है किसको, प्रेसिडेंट को, कि वो किसी भी स्टेट के ऊपर अपना प्रेसिडेंट रूल इंप्लीमेंट कर सकता है अगर वो स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम ना करे तो। ठीक है, दिस मीन्स द स्टेट गवर्नमेंट इज डिसमिस्ड एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू द गवर्नर टेक्स डायरेक्ट कंट्रोल स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसका मतलब ये हुआ, जब ये स्टेट गवर्नमेंट डिसॉल्व हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, उसी स्टेट का जो शासन भार होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्नर के थ्रू उस स्टेट को अभी शासन करेगा। ये हो गया प्रेसिडेंट रूल का मतलब क्या होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे प्रोसीड्यूर फॉर इम्पोजिंग प्रेसिडेंट्स रूल। तो प्रेसिडेंट्स रूल्स को अगर इम्पोज करना है उसका एक फिक्स प्रोसीड्यूर होता है, तो उसी प्रोसीड्यूर क्या है अब हम उसको समझेंगे। तो सबसे पहले स्टेप 1 क्या होता है, स्टेप 1 होता है गवर्नर्स रिपोर्ट। क्या होता है, गवर्नर्स रिपोर्ट। तो सबसे पहले क्या चाहिए प्रेसिडेंट रूल को इंपोज करने के लिए, गवर्नर्स रिपोर्ट। जिस स्टेट के अंदर प्रेसिडेंट रूल लगानी है तो उस स्टेट के अंदर जो गवर्नर है उसका एक रिपोर्ट चाहिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट और प्रेसिडेंट के पास होना चाहिए। तो क्या होता है उस रिपोर्ट में, द गवर्नर ऑफ द स्टेट सेंड्स ए रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट स्टेटिंग दैट द स्टेट गवर्नमेंट इज अनेबल टू फंक्शन अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन नॉर्म्स। मतलब वो ऐसे, जब कोई भी स्टेट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन काम करने के लिए सक्षम नहीं रहता है, फेल कर जाता है, तब गवर्नर ये रिपोर्ट भेजता है कि ये स्टेट फिलहाल ये स्टेट अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन काम नहीं कर रहा है। और उसके अंदर क्या क्या हो सकता है, पॉइंट क्या क्या हो सकता है, या तो उस स्टेट के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गया, मतलब जो मेजोरिटी गवर्नमेंट था उनका मेजोरिटी खो गया। फिर ब्रेक डाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, जो कि मणिपुर में हुआ है। ठीक है, कहीं पे भी कैओस चल रहा है, क्राइसिस चल रहा है, मारपीट चल रहा है। ठीक है, फिर करप्शन की वजह से पूरा स्टेट गवर्नमेंट फेल हो गया और बैड गवर्नेंस के चक्कर में। ठीक है, तो मणिपुर के अंदर पहले तो लॉ एंड ऑर्डर का तो फेलियर हुआ, जो ट्राइबल इशू था, जो रिजर्वेशन का इशू आया था। ठीक है, अच्छा एक चीज़ मैंने बोलना भूल गए, तो रिजर्वेशन के कुकी और मैती के बीच में एक और भी दिक्कत था। अगर मैती लोगों को शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस मिल जाता तो मणिपुर के अंदर जो भी गवर्नमेंट जॉब है जिसमें सिर्फ शेड्यूल ट्राइब कास्ट के अंदर कुकी लोग और नागा लोग ये सारे लोग आते थे, उसमें मैती भी अपना गवर्नमेंट जॉब के लिए अपना डिमांड करने लगेंगे, क्योंकि वो भी शेड्यूल ट्राइब के अंदर आ जाएंगे। तो गवर्नमेंट जॉब में उनको भी, मैती लोगों को भी अलग से रिजर्वेशन मिलना चालू हो जाएगा। तो ये भी कुकी लोग इसके भी विरोध में थे। ठीक है, एक और भी ये दूसरा कारण है, सेकेंडरी कारण है इस क्राइसिस का। ठीक है, अच्छा अब क्या देखेंगे, मणिपुर में सबसे पहले क्या हुआ था, मणिपुर में सबसे पहले हुआ था ब्रेक डाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है, जो रिजर्वेशन का क्राइसिस हुआ उसके चलते हुए ये कम्युनल वायलेंस चालू हुआ और ब्रेक डाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर फिर हुआ। अब इस लॉ एंड ऑर्डर को नहीं संभाल पाना, ये किसका फेलियर ऑफ, ये किसका एग्जाम्पल है फेलियर ऑफ गवर्नेंस की, गुड गवर्नेंस की। अगर गवर्नेंस अच्छा होता तो ये शायद इस जो वायलेंस चल रहा है एथनिकल, इसको कंट्रोल कर लिया होता अगर पॉलिटिकल गुड गवर्नेंस होता तो। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ पॉलिटिकल गवर्नेंस का खिलाफ भी चला जाता है, क्योंकि जब मणिपुर में ये सारी चीज़ हो रहा था, कम्युनल वायलेंस, मतलब कम्युनल नहीं, जो भी एथनिसिटी का जो वायलेंस चल रहा था। ठीक है, तो उसके चलते हुए बहुत सारे फॉरेन पावर्स है जो भी इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट लिया था, बाहर से हथियार भी आए, बहुत सारे सैटेलाइट फ़ोन भी आए, ये सारी चीज़ हो रहा था कि बाहर से भी सपोर्ट मिलता गया, ये जो इंसर्जेंट ग्रुप थे उनको सपोर्ट मिला बाहर से। तो इसके चलते हुए हालत लॉ एंड ऑर्डर बहुत ज़्यादा बिगड़ गया। ठीक है, अब आता है स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या होता है, प्रेसिडेंट सेटिस्फेक्शन। तो जब गवर्नर का रिपोर्ट प्रेसिडेंट के पास गया तो उस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद प्रेसिडेंट को भी ऐसा लगना चाहिए, हाँ गवर्नर सही बोल रहा है, उस स्टेट के अंदर वाकई स्टेट गवर्नमेंट का हालत बहुत ही खराब है। ठीक है, ये गवर्नर हो गया, प्रेसिडेंट सेटिस्फेक्शन। ठीक है, तो प्रेसिडेंट क्या करेगा, प्रेसिडेंट गवर्नर का जो रिपोर्ट आएगा उसको एग्जामिन करेगा, फिर प्रेसिडेंट रूल अगर नेसेसरी होगा तो वो प्रेसिडेंट रूल इंपोज कर देंगे। ठीक है, in some cases the central government may act without governor's report if there is evidence of constitution breakdown। तो कुछ जगह पे ऐसा होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कभी कभार गवर्नर का रिपोर्ट का वेट भी नहीं करता है, वो सीधा प्रेसिडेंट को जाके बोलता है और प्रेसिडेंट रूल इंपोज कर देता है। ठीक है, जब हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ गया, बहुत जल्दी बिगड़ना चालू हो जाता है, तब जाके ऐसा सिचुएशन होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे स्टेप 3। स्टेप 3 में क्या होता है, प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल। इफ सेटिस्फाइड द प्रेसिडेंट इशूज ए प्रोक्लेमेशन अंडर आर्टिकल 356 stating the state government is dismissed, the legislative assembly is dissolved or kept in suspension, और governor will run the state under president's direction। ठीक है, तो प्रोक्लेमेशन और प्रेसिडेंट्स रूल्स क्या है, प्रेसिडेंट्स रूल जब लग जाता है तो उस रूल का क्या वक्तव्य होता है, मतलब उसके अंदर क्या लिखा होता है। ठीक है, तो प्रेसिडेंट अगर सेटिस्फाई हो जाता है गवर्नर रिपोर्ट से, वो अगर उसके बाद वो
एक्ट आर्टिकल 356 से जो है उसको एक्टिव कर देता है। और उसमें क्या बोला जाता है, उसमें बोला जाता है कि जब जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको फिलहाल के टाइम में डिसमिस कर दिया गया और जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसको डिसॉल्व कर दिया गया, या तो डिसॉल्व कर दिया जाएंगे और केप इन सस्पेंशन, सस्पेंड करके अभी फिलहाल के टाइम में रख दिया जाएगा। और जो उस स्टेट के अंदर जो गवर्नर है वो उसी स्टेट को रन करेगा अंडर प्रेसिडेंट्स डायरेक्शन, मतलब प्रेसिडेंट जैसे जैसे डायरेक्शन देंगे उसी हिसाब से उस स्टेट की जो गवर्नर है उनको रन करेंगे। ठीक है, अब आता है स्टेप 4। स्टेप 4 में क्या होता है, पार्लियामेंटरी अप्रूवल। अब ये जो प्रेसिडेंट रूल लगा, इंपोज हुआ, ठीक है, इसको पार्लियामेंट से भी अप्रूव होना चाहिए। ठीक है, पार्लियामेंट के जो 2 हाउस है, राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है, ये 2 हाउस से ये जो प्रेसिडेंट रूल लगा है इसको पास कर अप्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, विद इन 2 मंथ, मतलब मान लीजिए आज मणिपुर के अंदर प्रेसिडेंट रूल इंपोज हो गया। ठीक है, अब आज से 2 महीने के अंदर ये जो प्रेसिडेंट रूल लगा है इसको पार्लियामेंट से अप्रूव करवाना पड़ेगा, अगर नहीं तो ये प्रेसिडेंट रूल फिर से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, वंस अप्रूव, एक बार अप्रूव हो गया तो ये जो प्रेसिडेंट रूल है ये 6 महीने के लिए वैलिड हो जाता है। ठीक है, बट कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 3 years विद पार्लियामेंट अप्रूवल एवरी 6 months। ठीक है, एक बार 6 महीने के लिए अप्रूव हो गया, उसके बाद फिर से 6 महीने बाद फिर से अप्रूव करवाना पड़ेगा अगले 6 महीने को इसको एक्सटेंड करने के लिए। ऐसे करते हुए ये मैक्सिमम 3 साल तक इसको एक्सटेंड कर दिया जा सकता है। ठीक है, इस प्रेसिडेंट रूल को समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। अब हम देखेंगे ग्राउंड फॉर इंपोजिंग प्रेसिडेंट रूल, जो कि थोड़ी देर पहले हमने बोल दिए थे। एक बार और डिवीजन कर लेते, जो कि है पॉलिटिकल क्राइसिस। अगर स्टेट के अंदर नो पार्टी गेट मेजोरिटी, अगर मेजोरिटी खो जाता है तो पॉलिटिकल वैक्यूम आ जाता है, उसमें प्रेसिडेंट रूल लगता है। और लॉस ऑफ मेजोरिटी तो वही पॉलिटिकल क्राइसिस के अंदर आ गया। फिर ब्रेकडाउन ऑफ लॉ, जो कि मणिपुर के अंदर हुआ। लार्ज स्केल वायलेंस, रायोट, इंसर्जेंसी में गवर्नेंस इम्पॉसिबल, इतना खराब हालत हो गया कि गवर्नेंस करना इम्पॉसिबल हो गया था। ठीक है, फिर करप्शन और मेल एडमिनिस्ट्रेशन, बहुत ही खराब तरीके से करप्शन हुआ और मेल एडमिनिस्ट्रेशन होने के चक्कर में कभी कभार सेंट्रल गवर्नमेंट कर देता है ये प्रेसिडेंट रूल इंपोज। फिर आता है फेलियर टू फॉलो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर इफ ए स्टेट गवर्नमेंट रिफ्यूज टू कंप्लाई विद कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्टिव्स, यानी किसी कंडीशन में अगर सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को किसी चीज़ के ऊपर ऑर्डर दिया है यार, उस ऑर्डर को मानने में स्टेट गवर्नमेंट फेलियर हो रहा है, तब जाके ये प्रेसिडेंट रूल भी इंपोज हो सकता है उस स्टेट के ऊपर। ठीक है, ये सारे ग्राउंड है, इस सारे ग्राउंड में ये प्रेसिडेंट रूल इंपोज होता है। तो लेकिन मणिपुर के हिसाब ऊपर क्या हुआ, मणिपुर में लगा मेन जो कारण बना मणिपुर में वो था ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है, इथनिकल वायलेंस इतना ज़्यादा हो गया कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति एकदम खराब हो गया। मणिपुर पुलिस कुछ नहीं कर पाए, फिर आर्मी आया, फिर असम राइफल आया, ये सारे लोग मिलकर संभाल पाए धीरे धीरे करके। और इस लॉ एंड ऑर्डर को मैनेज करने के लिए जो गुड गवर्नेंस चाहिए होता है वो भी मणिपुर के अंदर नहीं दिखा गया। ठीक है, और फॉरेन के बाहर से तो थोड़ा बहुत इन्वॉल्वमेंट था ही इंसर्जेंट ग्रुप के साथ। तो ये सारे ग्राउंड के ऊपर, जो कि मैंने बोला, ये सारे ग्राउंड के ऊपर प्रेसिडेंट रूल इंपोज होता है भारत के अंदर। अब हम देखेंगे जो जुडिशियल रिव्यू एंड मिसयूज। तो प्रेसिडेंट रूल कुछ ऐसा है, इसका जुडिशियल रिव्यू भी हो सकता है। अतीत में बहुत सारे बार ऐसा देखा गया है, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट में रहते हैं वो लोग क्या करते हैं, बहुत सारे बार ऐसा हुआ है कि स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर गलत तरीके से ये प्रेसिडेंट रूल लगा दिया और स्टेट गवर्नमेंट का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अपने हाथ में ले लिया सेंट्रल गवर्नमेंट भारत के अंदर। ऐसे पास्ट में बहुत बार हुआ है ऐसा। तो इसके चलते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि प्रेसिडेंट रूल का जो इम्पोजिशन का जो सिस्टम है ये सुप्रीम कोर्ट रिव्यू कर सकेंगे। ठीक है, इन एसआर बोमाई केस 1994 द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट प्रेसिडेंट्स रूल कैनॉट बी इम्पोज्ड आर्बिट्रेरीली एंड मस्ट बी बेस्ड ऑन वैलिड रीजन। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था एसआर बोमाई केस में कि कोई वैलिड रीजन होना चाहिए, उसके बाद ही ये प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर पाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, ये उन्होंने बोल दिया। फिर क्या है, इन पास्ट पॉलिटिकल पार्टीज हैव मिस यूज आर्टिकल 356 टू डिसमिस ऑपोजिशन लेड स्टेट गवर्नमेंट। ये तो मैंने थोड़ी देर पहले ही बोल दिया कि बहुत बार मिस यूज हुआ है, गलत तरीके से यूज हुआ है इसका। तो अगर मणिपुर के अभी हालत को देखें तो यहाँ पे कोई ये जुडिशियल रिव्यू वाला इशू नहीं आएगा, क्योंकि मणिपुर में ऐसे ही सेंट्रल में जो गवर्नमेंट है अभी भारत के अंदर वो है एनडीए के गवर्नमेंट, जो कि बीजेपी उसका मेन पार्टी है। और मणिपुर के अंदर भी जो स्टेट गवर्नमेंट चल रहा था वो भी बीजेपी पार्टी का चल रहा था। ठीक है, तो इसमें अगर तो इसमें बीजेपी पार्टी, मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट पार्टी है वो सुप्रीम कोर्ट में जाके फिर अपील करने की कोई नौबत नहीं आएगा, क्योंकि दोनों जगह पे एक सेम पार्टी है। ठीक है, तो मणिपुर में केस में ये जो सुप्रीम कोर्ट में जाने का जो मामला है, मतलब जुडिशियल रिव्यू का जो मामला है वो होगा नहीं, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट भी बीजेपी का है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी इंडिया गवर्नमेंट का है, जो कि जिसमें मेन पार्टी बीजेपी है। ठीक है, तो इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में। तो यहाँ पे मणिपुर के अंदर जेन्युइन कारण भी था प्रेसिडेंट रूल इंपोज करने का, तो इसीलिए ये प्रेसिडेंट रूल इंपोज कर दिया गया। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या देखेंगे, ड्यूरेशन एंड रिवोकेशन। तो ये जो प्रेसिडेंट रूल लगा है इसका ड्यूरेशन कितने दिन तक होगा और इसका रिवोक कैसे किया जाएगा जब खत्म होगा प्रेसिडेंट रूल। कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 3 years, वो तो थोड़ी देर पहले हमने देख लिया। आफ्टर एवरी 6 month, 6 महीने बाद इसका अप्रूवल लेना होगा, किससे, राज्यसभा और लोकसभा से, पार्लियामेंट के अंदर से। ठीक है, ऐसे करते हुए 6 महीने बाद अगर अप्रूवल मिलता गया तो 3 साल तक इसको एक्सटेंड कर दिया जा पाएगा। ठीक है।
अगर स्टेट के अंदर कोई नई तरीके से फिर से वोट इलेक्शन होकर नया गवर्नमेंट बनता है या तो कोई सूटेबल पर्सन सीएम बनता है, तब जाके ये पहले भी अगर हालत एक महीने से अगर हालत कंट्रोल में आ जाता है गवर्नमेंट की, ठीक है, तब जाके फिर से ये जो प्रेसिडेंट रूल लगा है इसको रिवोक कर दिया जा सकता है, ठीक है। तो इसका रिवोक कैसे होगा, रिवोकेशन प्रेसिडेंट रूल का, ये डिपेंड करता है कितना जल्दी वो जो हालत है, जो क्राइसिस का जो हालत चल रहा है मणिपुर के अंदर, वो कितना जल्दी कंट्रोल में आएगा, ठीक है। आने के बाद कैसे जल्दी या तो जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वही नया लोग लाएंगे, नया सीएम लाएंगे, बिठाएंगे, या तो फिर से इलेक्शन होगा और एक सूटेबल गवर्नमेंट चुन लिया जाएगा, तब जाके ये जो प्रेसिडेंट रूल लगा है ये रिवोक हो जाएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो इतना ही। जो भी मणिपुर के ऊपर जो रिसेंट अपडेट आया है उसके ऊपर ये वीडियो है। तो अगर फ्यूचर में कोई नया अपडेट आता है तो उसके ऊपर भी हम उस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। और मणिपुर के ऊपर एक और भी वीडियो जो कुछ दिन पहले हम लोग बनाए थे उसका भी लिंक इसके डिस्क्रिप्शन के साथ ऐड कर दिया जाएंगे, तो उस वीडियो को भी आप लोग देख सकते हो। उसमें भी मणिपुर के अंदर जो क्राइसिस चल रहा था उसके ऊपर डिस्कशन है और सीएम बीरेन सिंह क्यों रिजाइन किया उसके ऊपर डिस्कशन है। तो आज का वीडियो इतना ही। अगर हम लोगों की वीडियोस आप लोगों को अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को जितना हो सके शेयर और लाइक कर दीजिएगा, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद। गुड नाइट।